पार्टिकल का मोशन कैसे होने वाला है। अभी हमें बस ये चीज देखनी है, क्या वो पीरियोडिक है और क्या वो रेक्टिलिनियर तो नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी मीन पोजीशन निकालो ना। एफ नेट तो जीरो कर सकते हो ना, ये कहाँ पर एफ नेट जीरो हो जाएगा। देखो जीरो रखोगे तो ये खत्म, तो x माइनस टू एक्स इक्वल्स टू 2 है ना। x की वैल्यू 2 रखो तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो मेन पोजीशन तो आ गई। अभी सुनो, जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर मेन पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो पे है, ध्यान रखना बाबा, f नेट जीरो है। ये पार्टिकल ऐसे चेंज करेगा इस मेन पोजीशन के अबाउट, ये वाला पार्टिकल पोजीशन करेगा 2 के अबाउट। तो इस केस में ओरिजिन और मीन पोजीशन दोनों सेम थी, इसमें ओरिजिन और मीन पोजीशन दोनों सेम नहीं। तो ओरिजिन तो मान लो 0,0 पे मान के चल रहे हो अगर आप, तो ये x इक्वल्स टू 2 पर आपकी मीन पोजीशन है। अब हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल ऐसे चेंज करेगा नहीं करेगा। तो इस मीन पोजीशन से एक बार बड़ी वैल्यू रख के देख लो, एक बार छोटी वैल्यू रख के देख लो, फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर 3 रखूं तो 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, फोर्स इस डायरेक्शन में, x इक्वल्स टू 3 पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो लग तो रहा है, हो सकता है। 1 रख के अब इससे एक कम रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल्स टू 1 पे इधर फोर्स लगना है। तो परफेक्ट ऐसे चल। इधर देखो मेन पोजीशन तो अभी भी 2 पर है, अब 2 से बढ़ा के देखो, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस फोर्स इधर, हाँ यस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, अभी भी फोर्स इधर, यानी इस केस में 3 पे है तो भी इधर, 1 पे है तो भी इधर। तो ये कैसा मोशन, रेक्टिलिनियर। कैसा, रेक्टिलिनियर। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपका। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, क्वेश्चन सुनना आराम से। हमसे बोला गया, अब देखो आराम से है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जवाब देना। मान लो एक स्प्रिंग है हमारे पास और ये ब्लॉक M है, इनिशियली मेन पोजीशन पे है, ठीक। इनिशियली कहाँ है, मेन पोजीशन। हमने इसको कंप्रेस कराया तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये ब्लॉक ये अपनी मेन पोजीशन से कितना कंप्रेस हुआ, लेट अस सपोज A, तो ये A इसका एम्पलीट्यूड बन गया। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो ये इस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई अंडर रूट m बाय k, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या कि जब ये ऑसिलेशन कर रहा था ना बच्चों A से A के बीच में, ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर a/2 पर एक दीवार खड़ी कर दी, तो हुआ क्या, यहां से तो a एम्पलीट्यूड गया, पार्टिकल गया दीवार के साथ स्ट्राइक कर दिया। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस, मान लो कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सुनना आराम से, जब दीवार नहीं थी तो ये इस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, टाइम पीरियड ये था। अब दीवार रख दी, क्या अब ये ऐसे चेंज करेगा या पीरियोडिक मोशन होगा। पहले ये बताओ इक्वल टू 1 का मतलब क्या, एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, इलास्टिक कोलिजन है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, क्या अब ये ऐसे चेंज करेगा क्या, नहीं, ऐसे चेंज के लिए तो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया था बट अब नहीं जा पा रहा, तो अब ये कंटीन्यूअसली यहां से यहां जाएगा तो जरूर। तो ये पीरियोडिक मोशन तो हुआ बट नॉट एन ऐसे चेंज। पूछा गया फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे क्या चाहिए क्वेश्चन को, थोड़ा अप्रोच लगाने की बात है, क्वेश्चन को वर्बली भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस मुझे इतना बताओ,
जब हम एसएचएम के बारे में बात कर रहे थे x = 0 से x = +1 + a या x = -a, अभी पार्टिकल a/2 पर है ना, यहाँ से a/2 दूरी पर हमने एक दीवार खड़ी कर दी। मुझे एक बात बताओ बेटा, a/2, अभी मुझे एक बात बताओ, कैपिटल T का मतलब क्या होता है? क्या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, मतलब क्या है कि मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ t = 0 और यहाँ से यहाँ गया, फिर वापसी, फिर यहाँ, फिर बैक टू दिस पोजीशन, तो वो कैपिटल T हुआ। अच्छा एक बात और बताओ, जो कि हमें पता है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो जिस पोजीशन पर जाते हुए जो वेलोसिटी रही होगी या स्पीड रही होगी, उस पोजीशन पर आते हुए भी क्या वही स्पीड होगी? यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, जाते हुए भी और आते हुए भी। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड 0 है। a/2 पर जो स्पीड जाते हुए होगी क्या वही स्पीड आते हुए होगी? अब यहाँ से देख, अगर ये इलास्टिक कोलिजन ना होता तो क्या कोलिजन के बाद स्पीड v/e हो जाती है? v/e होती है कोलिजन के बाद, a/v कोलिजन नहीं कराएगा, a/v टाइम्स e की वैल्यू 1 है, तो जाते हुए की स्पीड v, आते हुए की स्पीड v, यानी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट आई मीन टू से, पार्टिकल यहाँ से चला, पहले तो यहाँ से यहाँ जाना था इसको कायदे से, है ना, ये कंप्लीट टाइम पीरियड था जिसको हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया। अब पार्टिकल ने क्या किया, यहां से यहां गया, टकरा के वापसी आ गया, तो जो यहां से यहां जाने का समय वो तो लगा ही नहीं। अगर मुझे ये टाइम पता लग जाए तो क्या कैपिटल T में से वो माइनस कर सकता हूं? विल गेट द आंसर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फेजर डायग्राम में देखो, फेजर डायग्राम में क्या होगा, अब थोड़ा आराम से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होते ही, देखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं बट होते बहुत आसान। ये मीन पोजीशन, ये -a, बताओ पार्टिकल t = 0 पे है तो -a, मीन पोजीशन पे नहीं, -a कंप्रेस करके छोड़ा है ना, -a ये रहा, यानी यहां पर ये रहा, दीवार कहां पर है? a/2, यानी यहां पे ये दीवार है, पार्टिकल ऐसे गया, यहां दीवार मिली, जब यहां पर ऐसे जा रहा है तो स्पीड इस डायरेक्शन में भी है, दीवार मिली, फटकते एकदम स्पीड चेंज हो गई, यानी यहां से डायरेक्ट यहां पर आ गया, फिर ऐसे गया, नहीं आया, पक्का? यानी मुझे ये टाइम पीरियड निकालना बस, पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फटक से यहां आ जाएगा, ये ब्रिज, गॉट इट? अब मुझे अगर ये पता लग जाए कि भाई ये टाइम कितनी देर में कवर करेगा, खत्म आंसर। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, अब तो पता लग गया होगा। ये बोलो ये कितना है, ये बोलो, ये बोलो, क्या ये एंगल और ये एंगल निकाल सकते हैं? सेम होगा, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये 60, ये भी 60, तो टोटल एंगल 120 into π/180, क्या यही ओमेगा इंटू टी के बराबर है? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये देखो कितने में गया, 6 दूनी 12, परफेक्ट, 2π/3। इधर देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/T इंटू टी, 2π कैंसिल आउट, तो छोटे टी की वैल्यू देखो नहीं आया, तो t/3 ये टाइम है जो यहां से यहां तक आने में लगता था इसको, पर ये टाइम तो बच गया, तो टाइम पीरियड क्या आया, t माइनस t/3, तो जो नया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आया है दैट इज 2t/3। जल्दी बताओ ये आया नहीं आया? अब मैं ये दीवार को कहीं पे भी लगा दूं, इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई। मैंने a/2 पे लगाया, a/2 पे लगा दो, a/3 पे लगा दो, a/4 पे लगा दो, a/6 पे लगा दो, नहीं आया समझ में? सिंपल आपको ये देखना है कि दीवार लगने से कोलिजन इलास्टिक है, तो पलट के आएगा वापसी यहीं पर, ऐसा नहीं कि अभी पीछे चला जाएगा या कम रह जाएगा। हाँ कम रह सकता था अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं आया समझ में? तो वो थोड़ा बस ये कोलिजन इलास्टिक है, ये समझ में आया पक्का? अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, याद करो आप लोगों ने फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी,
क्या वो क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, साथ साथ एक्सेलेरेशन करने के लिए हम पहले एक ब्लॉक ढूंढते थे जिसपे केवल फ्रिक्शन लगता था, फिर उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालते थे, है ना। फिर साथ साथ चलना है तो उसकी एक्सेलेरेशन जो जिसपे केवल फ्रिक्शन लगा था, सिस्टम की एक्सेलेरेशन उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो साथ साथ एक्सेलरेट करेगा, और नहीं हुआ तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पक्की बात। सेम उसी कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो। बोला गया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक रखा हुआ है मास M, कैपिटल M, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा मास रख दिया M, बट अब ध्यान रखना यहाँ पे म्यू रखा हुआ है, यहाँ म्यू फ्रिक्शन है, ठीक है। स्प्रिंग का कांस्टेंट के दे दिया हमें। बोला गया फाइंड आउट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर साथ साथ SHM, कि ये साथ साथ SHM करे, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। देख ध्यान से, अगर साथ साथ एक्सेलरेशन करना है तो वो ब्लॉक ढूंढो जिसपे केवल फ्रिक्शन लगा हुआ है। भाई स्प्रिंग पे तो कितना भी दे दो आप, नीचे वाला ब्लॉक तो हमेशा जुड़ा रहेगा। हाँ, अनलेस आप ज्यादा उस पे दबंगाई ना दिखाओ, थोड़ी ना दो तो इसमें तो कितना भी रहो, विद इन इलास्टिक लिमिट करते रहो, ये SHM करेगा, नो डाउट। बट ऊपर वाला साथ छोड़ सकता है। अब ऊपर वाले को फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन देगा कौन? फ्रिक्शन, केवल फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का कांस्टेंट है कि वो एक लिमिट तक ये एक्सेलरेशन दे सकता है। कितनी देगा कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो, म्यू इनटू एन। म्यू इनटू एन, इस केस में एन किसके बराबर है? mg। हाँ भाई, तो m को m इनटू a लिख सकते हैं, तो म्यू इनटू m इनटू g, तो a की वैल्यू आ गई म्यू इनटू g। कि भाई जो छोटे वाला ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू g हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर इस सिस्टम को SHM करना है तो इनकी एक्सेलरेशन इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। हमसे बोला गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इसके बराबर होना चाहिए। नहीं है? श्योर? अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछता हूं, ये इस सिस्टम का टाइम पर निकाल सकता हूं मैं? हाँ, इसका निकाल नहीं था, अभी तुमने तो बोला था। बस m प्लस m हो जाएगा। ओमेगा बोलो, 2π/t। वेरी गुड। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? k बाय कैपिटल M प्लस m। नहीं है बाबा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल अभी मेन पोजीशन में है बेटा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती थी? a ओमेगा मेन पोजीशन में। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? a ओमेगा स्क्वायर। a ओमेगा स्क्वायर। तो इस सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? a ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ये रहा, है ना। a ऑफ सिस्टम कितना हो सकता है? a ओमेगा स्क्वायर। क्या ये एक्सेलरेशन इसके बराबर हो सकती है? होनी चाहिए अगर साथ साथ कर रहा है। अब इक्वल कर दो ना, a into ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू म्यू into g। तो यहाँ से निकल जाएगा, वही हमसे क्वेश्चन पूछा है। कोई दिक्कत? पक्का? सिंपल याद क्या रखना है, फ्रिक्शन देख लो कि फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दे सकता है, ठीक है। और वो सिस्टम की एक्सेलरेशन के लिए हमें a कैलकुलेट करना था। ओमेगा स्क्वायर तो देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो मासेस पे डिपेंडेंट है और k पे डिपेंडेंट है, तो a निकाल लो यहाँ से। अब a की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ गई, a दिस इज इक्वल टू म्यू g बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बोलो, म्यू g बाय m प्लस m बाय k। नहीं है बेटा? पक्का? गो थ्रू। अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था? प्लस R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 बाय R2 बाय R1 प्लस। बिल्कुल उल्टा है। अगर स्प्रिंग्स हमारे पास, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं वर्क पावर में। अगर स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है बाबा, लेट्स से हैविंग K1 एंड K2, तो K इस दोनों स्प्रिंग को मैं एक से इक्विवेलेंट मतलब एक से रिमूव कर सकता हूँ,
जो काम ये दोनों मिलके करेगी वो अकेला ये करेगी। तो ये के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर K1 K2 बाय K1 प्लस K2, ठीक है ना। और पैरेलल में हाँ, पैरेलल में अगर हम बात करें कि अगर ऐसे दो स्प्रिंग लगी हुई है हमारे पास, K1 K2, तो ये दोनों के इक्विवेलेंट एक से रिप्लेस कर सकते हैं हम K1 प्लस K2। छोटा सा प्रूफ है, देख लो एक बार कि लेट सपोज हमारे पास दो स्प्रिंग्स लगी हुई है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। ये मास वही है, ये K2 मान लेते हैं, दिस इज योर K1 मान लेते हैं। अभी नेचुरल पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन को क्या करना होगा, इसको डिस्प्लेस कराया गया है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्प्लेस कराएं तो ऑब्वियसली इसमें भी लोकेशन आएगी, इसमें भी लोकेशन आएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, ठीक है। मान लो मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ठीक। तो K1 में भी कुछ ना कुछ लोकेशन आया होगा, K2 में भी कुछ लोकेशन आया होगा। वी डोंट नो कितना लोकेशन आया। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि इसमें जो लोकेशन आया है, लेट अस सपोज दिस इज x2, और जो इसमें लोकेशन आया है, लेट अस सपोज दिस इज x1। इसमें लोकेशन, इसमें लोकेशन, बट ये पक्का है कि इन दोनों का लोकेशन मिला के क्या हुआ है x1, है ना। इन दोनों के लोकेशन मिला के क्या हुआ है x1, मतलब x1 प्लस x2 किसके बराबर है x। ये दो स्प्रिंग लगी हुई है ना, एक को नीचे से खींचो तो नीचे वाली भी खींचेगी, ऊपर वाले भी खींचेगी। ऐसा हो सकता है नीचे वाली ज्यादा खींचे, ऊपर वाली कम खींचे, पर जितना भी लोकेशन आया पूरे सिस्टम का वो x1 नीचे वाली का, x2 ऊपर वाली का, इसी को तो मिला के हुआ है। अब ऐसा हो ऐसा मान के चलो कि लेट्स से हमने 1 सेंटीमीटर इसको इलोंगेट किया, तो ऐसा हो सकता है कि x1 0.7 आ जाए और x2, बट दोनों को मिला के हुआ तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो विल राइट इट x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल्स टू x, पहली इक्वेशन। इस पे जब हम देखें तो f नेट किधर लगा बाबा, अंदर की तरफ कितना लगा K1 into x, K1 into x, x लिखो या x1 लिखो, x1, क्योंकि स्प्रिंग 1 में इलोंगेशन x1 आया ना, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो F के x1, K1 x1 के बराबर होगा, है ना। तो F नेट कितना है बेटा, K1 x1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारा टारगेट ये है, हमें तो x पता है, x1 x2 थोड़ी ना पता है, हमें तो ये पता है कि हमने कितना इलोंगेट किया 1, और वो 0.7 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.6 है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो अपन को तो x की टर्म्स में आंसर निकालना है। अब इस x1 को x की टर्म्स में रिप्लेस करो, दैट्स इट। इधर देखो, यहाँ पर नेट फोर्स कितना था 0, स्प्रिंग मास से अभी भी नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। तो खुद सोच के देख, इस वाले एंड पे कितना फोर्स लग रहा होगा K1 x1, इस पे कितना लग रहा होगा K2 x2, क्योंकि ये इधर जाना चाहिए और वो उधर जाना चाहिए, नहीं आया समझ में। तो नेट फोर्स देखो F नेट कितना हो गया बेटा इस पॉइंट ए पर, जो कि स्प्रिंग मासलेस है, तो मास तो है, तो F must be equal to m into a, m तो 0 है, तो F must be equal to 0 every time। तो F at A should be equal to 0, therefore K1 x1 must be equal to K2 x2। हमें यहाँ से x1 रिप्लेस करना है, तो क्यों ना यहाँ से x2 की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, x1 x की टर्म में आ जाएगा, है ना। तो पुट करो x2 की वैल्यू देखो क्या आ गई, K1 x1 by K2। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रखो, तो देखो क्या है, x1 plus K1 x1 by K2 this is equals to x, x1 कॉमन ले लो, x1 कॉमन ले लो, K2 plus K1 by K2 this is equals to x। तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x K2 by K1 plus K2। अब इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, तो F नेट देखो
K2 x by K1 plus K2। क्या यही K इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारा? तो K इक्विवेलेंट वही तो आ गया। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। पैरेलल देखो बच्चों, पैरेलल तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ना भी बताओ तो आप कर सकते हो, समझदार हो। इधर देखो, मान लो ये K1 है और ये K2 है और यहाँ पे ये ब्लॉक लगाया जिसका मास m है, ठीक। मेन पोजीशन है, डिस्प्लेस कराओ मेन पोजीशन से। तो जैसे इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कराऊंगा तो x डिस्प्लेस कराया है, लेट्स सी, हाँ, तो ये x। तो बताओ इसमें कितना इलोंगेशन है? x। K2 में भी कितना है? x। तो इधर एलिमेंट कितना लगेगा? अच्छा, इसको और ब्रीफली चाहो तो इसको माइनस समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मैंने इलोंगेशन इधर कराया था, f नेट इधर लग रहा है, तो वो तो कॉमन सेंस की बात की वैसे भी आ जाएगा। इसमें भी इलोंगेशन मैंने एक्सटेंशन इधर कराया है, f नेट इधर लग रहा है, तो K1x और इधर इसमें भी लग रहा है K2x। तो f नेट कितना लग रहा है बेटा? माइनस K1x माइनस K2x। माइनस कॉमन ले लो बच्चों, K1 प्लस K2 इंटू x। क्या यही f नेट आ गया? तो क्या इसी को K इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ? तो माइनस K इक्विवेलेंट इंटू x। तो K इक्विवेलेंट बोलो बेटा, K1 प्लस K2। नहीं आया समझ में? अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दे दे आपको कि ये एक स्प्रिंग है K1, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया गया मास m, दूसरी स्प्रिंग है K2, कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज के पैरेलल। चलो वेरी गुड, सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ जी, ये मेन पोजीशन, क्यों ना मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया और ये कितना डिस्प्लेस हुआ? x, ठीक। अगर ये x डिस्प्लेस हुआ तो ये x कंप्रेस हुआ होगा, अरे बोलो भाई, ये x इलोंगेट हुआ होगा, ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे आना चाहता है, वो भी अपनी नेचुरल। तो इधर ये फोर्स लगाएगा कितना? K1x, ये फोर्स लगाएगा इधर कितना? K2x। f नेट बोलो अभी भी, K1x प्लस K2x। अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन बना? पैरेलल। कैसा कॉम्बिनेशन बना? अभी तो निकाले नहीं आया। अब एक कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड पूछा जाता है, निकाल सकते हो भाई? हमें टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए था? K इक्विवेलेंट। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? T = 2 पाई अंडर रूट m by K इक्विवेलेंट। m by सीरीज होगा तो ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल होगा तो वो कॉम्बिनेशन। अब वैसे बताना, हाँ, जरूरी नहीं है करना है, बट आप मुझे थोड़ा सा वो हिंट दे दो कि आपको समझ में आ गया। मान लो ये दीवार है, एक स्प्रिंग है जिसका इलोंगेशन मतलब K मान लेते हैं, और यहाँ पर भी K और यहाँ पे 2K। अभी ये एक सिस्टम बना दिया जिसमें मास m लगाया हुआ है, क्या इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ कैसा कॉम्बिनेशन? नीचे वाला सीरीज इसके साथ और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल। क्या इन तीनों का K इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोल दो जल्दी। 2 पाई अंडर रूट m by K। 2 पाई अंडर रूट m। अभी टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोगों ने एक तो जनरल तरीका देखा। सबसे पहले मेन पोजीशन निकालो, मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकालो, स्लाइटली डिस्प्लेस कराओ x, f नेट लिखो, ट्राई टू कन्वर्ट f नेट इनटू -kx फॉर्मेट बाय यूजिंग मेन पोजीशन फोर्स रिलेशन और बाय यूजिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड यू विल गेट द k इक्विवेलेंट मास। अभी पता क्या होता है बच्चों, जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि ये जो जनरल प्रोसेस है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। तो उससे टाइम पीरियड निकालना ऐसा नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ लॉजिकली गलत कर देते हैं। तो ये जो मेथड अभी करें, जिसको बोलते हैं एनर्जी मेथड, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। मुझे एक छोटा सा ट्रेलर बताओ, अभी अपन बात करेंगे एनर्जी मेथड के बारे में, ठीक है? अभी मुझे इतना बताओ बस कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड बोलो कितना? ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, टाइम पीरियड बोलो। T = 2 पाई अंडर रूट m by K।
और ये हमने कैसे निकाला था, फाइंड आउट मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। अभी एनर्जी मेथड भी है ना, तरीका भी वही है। देखो अब क्या करना है हमें पता है कि एसएचएम के ड्यूरेशन में यू विल रियलाइज कि हमने कुछ एक ऐसा ग्राफ देखा था, इफ यू रिमेंबर। बताओ नीचे वाला किसका ग्राफ था? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ध्यान से देख, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। समय के साथ साथ काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो सकता है, बट टोटल में कोई चेंज नहीं। तो मुझे टोटल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए बस, और मुझे ये भी पता है कि समय के साथ साथ टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो उसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो मुझे वहां से ये रिलेशन आता हुआ दिखाई देगा। सोच, अगर मुझे ये रिलेशन पता लग गया तो टाइम पीरियड निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल? अरे ओमेगा तो √k/m होता है, बस रखेंगे, मिल गया आंसर। अब सबसे पहला स्टेप अभी भी वही है बच्चों, फाइंड। पहला स्टेप में कोई कन्वर्ट वो दिक्कत नहीं, फाइंड मीन पोजीशन एंड राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। चलिए अब दूसरा मेथड वहां पे क्या करते थे, स्लाइटली डिस्प्लेस कराते थे। यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कराना है, यहाँ पे मान लेना है कि जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, उसका एम्पलीट्यूड ए है। मान लो कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, यानी वो समझ के चल लेना कि अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। किसी भी x दूरी पर, मेन पोजीशन से किसी भी x दूरी पर, कुछ सोच के देख, क्या इसके पास वेलोसिटी होगी? किसी मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो। मेन भाई ये यहां से, दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज ए। तो जब वो यहां से यहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, किसी भी x दूरी पर, यहां से यहां, क्या इसके पास वेलोसिटी होगी? यस। क्या मेन पोजीशन से x दूरी पर है? हाँ। वेलोसिटी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी है? यस। मेन पोजीशन से x दूरी पर है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी है? यस। दैट्स इट। लिख दो। तो किसी भी x दूरी पर उसकी टोटल एनर्जी लिख दो। किसी भी x दूरी पर, x कहां से? मेन पोजीशन। x फ्रॉम मेन पोजीशन पर टोटल एनर्जी लिखो। बस बोलो, लिखो टोटल एनर्जी, हाफ mv² प्लस हाफ kx²। ये तो बना, बस यहां से आंसर आएगा। देखो अब क्या करो, एनर्जी मिल गई। अब जो कि हमें पता है समय के साथ साथ एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी भी ऑलवेज रिमेन, d/dt करो, d/dt करो। देखो d/dt तो 0 आ गया, इस टर्म को करो। अब थोड़ा हेल्प करना भाई, 1/2m कांस्टेंट, v चेंज होगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ 0 है। x चेंज होगा क्या? हाँ, यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, तो x और v चेंज है। अब ध्यान से देखना, तो v वेरिएबल है, तो 2 को नीचे लेके आओ, 2v और v का dv/dt नहीं आया, v वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 × v, पावर नीचे, एक पावर कम, dv/dt प्लस 1/2 कांस्टेंट है, 2x dx/dt। चलो 1/2 k 2x dx/dt। ध्यान से देखो, t 2 कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या बनी? 0, दिस इज इक्वल टू mv dv/dt प्लस kx dx/dt। तो mva दिस इज इक्वल टू माइनस kxv। ma किसके बराबर? ये रिलेशन देखिए, वही तो बस वही तो निकालिए। तो a की वैल्यू कंपेयर कर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू √k/m, तो टाइम पीरियड 2 पाई √m/k नहीं आया। ये मेथड
थोड़ा कन्वीनियंट होता है बच्चों को समझने के लिए कि तरीका वही है। अभी यहाँ पे मीन पोजीशन पे f जीरो था तो हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अभी भी वही, सबसे पहले फाइंड आउट मीन पोजीशन, राइट डाउन मीन पोजीशन, फोर्स रिलेशन। मेरी हेल्प करना, ठीक है? एक क्वेश्चन साथ साथ मिलकर करेंगे। अब हमसे बोला गया कि चलो वो तो हॉरिजॉन्टल में था, अभी अपन वर्टिकल में करते हैं। टाइम पीरियड अभी भी क्या आएगा? यही तो आएगा, टाइम बाय k। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तो मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या ये अभी नेचुरल लेंथ पर है या तो ये तो मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ ये नहीं, तो यहाँ से ये कितना मान ले? चलो सबसे पहले क्या करना है, मीन पोजीशन निकल गई यहाँ, क्या करो लिखो ना, इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ना। चलो बोलो भाई, mg this is equals to kx naught, mg this is equals to, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? अब स्लाइटली नहीं करना, हमें मान लेना कि इसका एम्पलीट्यूड a होगा, यहां से ये a, तो कहीं पर भी x दूरी पर, यहां से ये x दूरी पर जब ये नीचे जा रहा है तो इसके पास क्या क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होगा। तो एनर्जी लिखो हाफ mv स्क्वायर, ये तो है। पोटेंशियल एनर्जी देखो हाफ k x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर प्लस हाफ x प्लस x नॉट का होल स्क्वायर। और भी कुछ है क्या? स्प्रिंग की तो हो गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन ध्यान रखना वो mgh भी किसके रेफरेंस में रहेगा? याद करो, ग्राउंड कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माना था तो mgh, वो जब यहाँ पे क्या माना है? जीरो। तो बेटर है आप मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी क्या मान लो? जीरो। तो मीन पोजीशन से देखो नीचे डिस्प्लेस हुआ कितना? x, अरे यहाँ से यही तो डिस्प्लेस हुआ है, x भी तो लिख लेना मुझे, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? x, मीन पोजीशन से नीचे हुआ है तो माइनस mgx, माइनस mgx, ये बन गया टोटल एनर्जी। फिर क्या करो? डिफरेंशिएट, आ जाओ dy by dt, चलो जल्दी जल्दी बोलो, 1/2 m into 2v into v, लिख सकते हो ना डायरेक्ट, प्लस हाफ इनटू देखो 2, ये k भी आएगा बेटे यहाँ पे, k into 2x plus x नॉट। नाउ x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x नॉट तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt को v लिख सकता हूँ माइनस mg dx by dt v इक्वल्स टू 0 है ना। करो देखो, ये 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो विल गेट mva प्लस kxv प्लस kxv v, kx नॉट v माइनस mgv इक्वल्स टू 0। पक्का? कैसे? हाँ, बट यहाँ ध्यान है भाई, m नहीं, मैंने गलत कर दिया। देख mg दिस इज इक्वल्स टू kx नॉट, तो यहाँ पे अगर मैं kx नॉट को mg रख दूं तो mgv माइनस mgv खत्म, नहीं आया? आप देखो बचा क्या, mva माइनस kxv, देखो mva दिस इज इक्वल्स टू, नहीं है? पक्का? बस तुम्हें क्या करना है बेटे, देखो यहाँ पर mg का फैक्टर क्यों नहीं आता? क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे थे, जैसे वर्टिकली लटका है तो mgh आएगा जरूर। कहाँ पर आप उसको जीरो मान रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो? अच्छा जरूरी नहीं यहाँ के रेस्पेक्ट में लिखो, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में लिख ले, बट ध्यान से यहाँ से यहाँ वाला फैक्टर तो हमेशा h ही रहेगा, वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे x नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, वहां क्या हो जाएगा? mgx प्लस h, तो mgx का तो डिफरेंशिएशन हुआ, बट mgx तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो वो जीरो हो जाएगा। नहीं आया समझ में? पक्का? डन?